आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि प्यून भर्ती CGPSC द्वारा लिए जा रहे हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सामान्य जनरल नॉलेज के 50 प्रश्नों को जानेंगे जो कि 2019 में CGPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। CGPSC द्वारा जनरल नॉलेज के इसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे और उसका हम आज अभ्यास करेंगे और चलते हैं इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसको हमने थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग में आता है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है आँख का। तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, इसका सही आंसर है कार्निया। आपका रंग काला है, नीला है, भूरा है, 3 तरह से आँख होती है तो उनका रंग निर्भर करता है आइरिस पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन है कार्निया। आँख में जो किस भाग को उपयोग किया जाता है तो कार्निया का उपयोग किया जाता है। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। हमारा जो नेत्र लेंस है वो उत्तल लेंस है। तो आपको जिसको भी पूछा जाता है आप इसी तरह से आंसर लगा सकते हैं। नेत्रदान में अर्थात नेत्र का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कार्निया भाग को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, करंट अफेयर से नहीं है। तो इसको पुरस्कार आइंस्टीन को प्रदान किया गया था, किस लिए, तो वो है डी ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए दिया गया था। क्वांटम सिद्धांत जो 4 प्रकार के होते हैं उनकी खोज के लिए दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि इसरो की स्थापना, इंडियन इसरो का पूरा नाम होता है, इस तरह से लिखा जाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई, सन को पूछा गया है तो इसका सही आंसर है 1969। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1969 में स्थापित किया गया है और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके बाद अगला पूछ लिया गया है, ये ओवरऑल जीएस से पूछा हुआ प्रश्न है। हम छत्तीसगढ़ के जीएस को इसमें शामिल नहीं किए हैं, उसके लिए हमने कई सेट बना चुके हैं और पिछला बार 2017 में एक बार और एग्जाम लिए जा चुके हैं, प्यून भर्ती और चपरासी भर्ती, वृत्त भर्ती का। तो कैसे छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आई बटन, ये लास्ट में स्क्रीन पर आपका यहाँ पर एक वीडियो आएगा, उसको देख सकेंगे। उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस वर्ष में मिला था नोबेल पुरस्कार से ये 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं तो इसका सही आंसर है 1983 में। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्रायः कैंसर से संबंधित होता है। तो कौन सी जीन कैंसर से संबंधित होता है ये पूछ लिया गया है प्रायः तौर पर। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी इसमें से सही आंसर लिया गया है। जो आको जीन्स होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होता है, केयर टेकर जीन्स होता है, ये लिए गए हैं। अब जो प्यून भर्ती निकाली गई है वो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने ज़्यादा लेवल का, ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है, वो 8वीं 10वीं तक का लेवल का रहेगा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला आ चुका है कि इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है वो जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल, इनमें से किनके द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है तो ये विषाणु द्वारा होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न आ चुका है कि परखनली शिशु को किसने सर्वप्रथम विकसित किया था। तो परखनली शिशु को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था ये पूछ लिया गया है तो इसका सही आंसर है स्टेप्टो एंड एडवर्ड 1978। और भारत में वर्षा हम पढ़ते हैं तो वर्षा पहला शिशु का नाम है। परखनली शिशु का किसने विकसित किया सर्वप्रथम वो पूछ लिया गया है तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि ईश्वरीय कण के रूप में प्रसिद्ध हिग्स बोसोन की प्रसिद्ध हालिया खोज में बोसोन शब्द किस वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है। तो किस वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ए सेन बोस। इसके बाद अगला आ चुका है कि पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है।
जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं उसकी गणना किसके माध्यम से की जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग जो जीवाश्म रहता है उसका हम लगाते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जीवाश्म की आयु की गणना किससे की जाती है, तो कार्बन डेटिंग हम लगाते हैं। अगला प्रश्न भी आ चुके हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग। और 30 जनवरी भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 25 जनवरी और 1 जनवरी। तो इसका मतदाता दिवस जो है 26 जनवरी के, आप क्या लगाएंगे, मतदाता दिवस 26 जनवरी के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, अर्थात 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न आ चुके हैं, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। यह भाषण कौन तैयार करता है। आपने देखा होगा जब भी संसद का प्रथम सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और इस अभिभाषण को तैयार कौन करता है, ये पूछ लिया गया है। तो इसकी तैयारी कैबिनेट द्वारा किया जाता है तैयार। आपको ध्यान में रखना होगा, राष्ट्रपति खुद अपना भाषण नहीं बोलते हैं, वो कैबिनेट द्वारा जो तैयार किए रहते हैं भाषण, उन्हीं को वो बोलते हैं और भाषण देते हैं। इस क्वेश्चन के डायरेक्शन से आप देख सकेंगे। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, संविधान से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। और इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की धारा 51(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक किसमें है, तो ये भाग 4 में है। और नागरिकता किसमें है, भाग 2 में है। और मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, आप यहाँ से जान सकेंगे कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। और भाग 4 क ही 51(a) है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर भाग 2 की बात कर लेंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद भी दिया रहता है कि अनुच्छेद 6 से 10 11 तक रहेंगे। फिर मौलिक अधिकार 12 से 36 तक, फिर ये 35 तक रहता है मूल अधिकार, 12 से 35 तक। और 36 से यहाँ पर 51 तक रहता है नीति निर्देशक तत्व। एक बार अच्छे से बता देते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 का ही धारा है 51(a). ये सब मुख्य रूप से अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, उसी का पूछ लिया गया है। इसके बाद अगला पूछा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। केंद्र राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है, इसमें यह पूछ लिया गया है। तो केंद्र राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो यह है व्यवस्थापिका केंद्र में भी है, राज्य में भी है। यहाँ पर संबंध को बांटा गया है, केंद्र राज्य के बीच नहीं है, ये सही आंसर लिया हुआ है। कार्यपालिका का संबंध यहाँ पर लिया हुआ है, सही आंसर। हम लोग वित्त संबंधी, प्रशासनिक संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी सभी को ले रहे हैं आंसर है। इसका सही आंसर जो नहीं है संबंधित, तो कार्यपालिका का संबंध केंद्र एवं राज्य से नहीं है। यहाँ पर आ चुका है अगला, एनपीटी क्या है। तो एनपीटी क्या है ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है परमाणु अप्रसार संधि है। और यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसको डिलीट कर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है। हम लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है, तो इसको तो फिलहाल डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बी आंसर होना चाहिए था। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और इस प्रश्न के भी आंसर क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न है कि गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो गोस्वामी समिति थे उसका संबंध किससे था, उसका संबंध था चुनाव सुधार। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आंसर है। केंद्र राज्य संबंध में सरकारी का आयोग रहा था, केंद्र राज्य के संबंध में अलग से आयोग था। सरकारी आयोग पंचायती राज के संबंध में ये बलवंत राय मेहता समिति था, और चुनाव आयोग के संबंध में गोस्वामी समिति था। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद आ चुका है कि अधोलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे अगर हम एक बार देखेंगे तो इनमें से कौन में नहीं गुजरती, वो आंसर आप यहाँ से आपको निकाल सकेंगे। सबसे पहले इस तरफ आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आया ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सॉरी, मिजोरम नहीं, ये मणिपुर है, त्रिपुरा और मणिपुर, हमने मिजोरम बता दिया था, त्रिपुरा और मणिपुर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नहीं आएगा, इनमें से मिजोरम नहीं आएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये 8 राज्य हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नदी से फेनी नदी बहती है? सॉरी, भारत के किस राज्य से फेनी नदी बहती है? उटपुटांग सब कुछ लिया गया है, एकदम उटपुटांग प्रश्न है कि फेनी नदी कहाँ बहती है, तो ये त्रिपुरा में बहती है, गोवा में बहती है, हम जानते हैं मंडावी नदी, और जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, पश्चिम बंगाल में बहती है दामोदर नदी, ये सारे जगह को जानते रहते हैं, हुगली नदी। लेकिन ये उटपटांग पूछा हुआ है कि त्रिपुरा में बहती है जो फेनी नदी, उसको पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी समुद्र रेखा, जैसे कि भारत का मैप आप इस तरह से बना सकते हैं, मैप अगर इस तरह से बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का समुद्री सीमा है। तो सबसे ज़्यादा इलाका कौन सा राज्य का पड़ता है वो पूछ लिया गया है इस प्रश्न में। तो हमें क्या आंसर लगाना है? सबसे ज़्यादा किसका पड़ता है? तो गुजरात का पड़ता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर तमिलनाडु, तो पहला पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। इसके बाद आ चुका है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है ये पूछ लिया गया है। तो हम आपको सभी नदी का लंबाई बता देते हैं, फिर आप फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ पहले ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी की लंबाई है 224 किलोमीटर। उसके बाद दिया हुआ है महानदी का 857 किलोमीटर। उसके बाद है कावेरी नदी का 800 किलोमीटर और तुंगभद्रा नदी का 351 किलोमीटर। तो कौन सी नदी सबसे लंबी हो गई? यहाँ से कौन सी नदी सबसे लंबी हो गई? छत्तीसगढ़ में बहने वाली महानदी सबसे लंबी हो गई इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओवरऑल में तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा होता है, जो कि 2800 किलोमीटर का लगभग है। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो महानदी सबसे बड़ी है। अगला है यहाँ पर कि पूंगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पूंगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पूंगा घाटी। अगला प्रश्न है कि तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग की चट्टानें हैं? तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग की चट्टानें हैं? तो इसका सही आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आ चुका है कि अधोलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? अधोलिखित क्षेत्र में निम्न में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन असम घाटी में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद मानसून की अनियमितता के लिए अधोलिखित में से कौन सी सेल सर्वाधिक उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो विलोपित कर दिया गया है, और विलोपित किया गया है क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय जैव विविधता का तप्त स्थल है? हम लोग जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है इसमें? तो इसमें पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका डिलीट कर दिया गया है पीएससी द्वारा, लेकिन पूर्वी हिमालय इसमें आता है। इसके बाद अगला आ चुका है अगला प्रश्न कि किस पंचायती योजना काल में नाबार्ड की स्थापना हुई है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। और क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1982 को हुआ था, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के समय इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसमें जीएस से जो ओपन जीएस होंगे उससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, 40 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।